हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर को आप रेफर कर लें जिसमें मैंने पाइल्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। आई ऑप्शन पर आपका आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करके रेफर कर सकते हैं। तो चलिए पाइल्स के ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। बेसिकली पाइल्स में दो तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहला होता है अपना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दूसरा होता है अपना सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब ये जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है यही होता है हमारा मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी, जिसमें हम मेडिसिन भी दे सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा जो मैंने बताया सर्जिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम इसमें डील करते हैं अपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से। जिन भी पेशेंट्स को पाइल्स है उनको एज अ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम प्रेफर करते हैं कि आप हाई फाइबरस डाइट लो। मीन्स कि उनकी फाइबर्स की संख्या को बढ़ाया जाता है। इसके बाद उनसे हम बोलते हैं कि आप वाटर इनटेक का बढ़ाओ। ठीक है, मतलब आप जितना भी पानी पी रहे हो, नॉर्मल दिन में आप जितना भी पानी पी रहे हो उससे करीब 64 ऑन्स पानी ज़्यादा पियो, ऐसा बोलते हैं। इसके बाद हम उनको बोलते हैं कि आप हैवी वर्क्स को, हैवी लोड्स को अवॉइड करो, हैवी स्ट्रेस वर्क को। यहाँ पर स्ट्रेस एनल रीजन के स्ट्रेस से है, यहाँ पर दिमागी स्ट्रेस से नहीं है। ऐसा स्ट्रेस मतलब कि जो हैवी वेट लिफ्टिंग है या कोई हैवी वर्क है वो आपको अवॉइड करवाना है। इसके बाद जब पेशेंट डेफिकेशन करके आए तो उसके एनल रीजन में हम ऑयल्स वगैरह को इंसर्ट करें ताकि वहाँ पर पूरा एटमॉस्फेयर मॉइस्चराइज रहे। तो आइस पैक्स या ऑयल्स को इंसर्ट करना है आफ्टर डेफिकेशन। ये कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। अगर हम आते हैं इसी में मेडिसिनल ट्रीटमेंट पर, तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट पे आप इनको पेशेंट्स को ईसबगोल वगैरह प्रेफर कर सकते हो और सेनोबेट वगैरह भी आप प्रेफर कर सकते हो, ईसबगोल या सेनोबेट, जिससे कि पेशेंट का जो नॉर्मल डेफिकेशन प्रोसीजर है वो बना रहे। ये था कुछ कंजर्वेटिव या मेडिसिनल ट्रीटमेंट। इसके बाद अब हम आते हैं अपने सर्जिकल ट्रीटमेंट पर, जो मेन सर्जरी इसमें की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में कुछ कुछ लिखे हुए हैं। मैं एक एक करके सबको डिफाइन करूँगा। सबसे पहले आपका क्रायो सर्जरी, फिर इंजेक्शन या फिर स्क्लेरोजिंग टेक्निक बोलते हैं, दूसरी टेक्निक होती है। तीसरी है अपनी रबर बैंड लाइगेशन टेक्निक, जिसको बैरन बैंड लाइगेशन भी बोलते हैं। इसके बाद अपना लॉर्ड्स एनल डायलेटेशन और फाइनली अपना एक और होती है हेमोरॉइडेक्टोमी। तो ये कुछ इसके अलावा भी प्रोसीजर्स हैं, पर मेजर ये प्रोसीजर्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। चलिए अब सबसे पहले अगर हम क्रायो सर्जरी के बारे में देखें। क्रायो सर्जरी का बेसिकली इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर लॉर्ड विलियम्स ने। सन 1977 में डॉक्टर लॉर्ड विलियम्स ने इसको डिस्कवर किया था। इसका अपना रूल होता है कि क्रायो सर्जरी का एक प्रिंसिपल है कि इसमें आप रैपिड फ्रीजिंग करेंगे टिश्यूज़ की और उसके बाद उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सो रैपिड फ्रीजिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़ कम्स अंडर क्रायो सर्जरी। सबसे पहले आपको पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाना है। ये लिथोटॉमी पोजीशन है। लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाने के बाद कुछ इस तरह से एनल रीजन एक्सपोज हो जाएगा। इस एक्सपोजर के बाद आपको क्लिफ्टन स्पेकुलम यूज़ करना है। क्लिफ्टन स्पेकुलम से आप एनल रीजन को डायलेट कर देंगे। डायलेट करने के बाद आप वहाँ पर क्रायो प्रोब की मदद से क्रायो सर्जरी कर देंगे। अब यहाँ पर ये प्रोसीजर इतना आसान तो नहीं है। क्रायो प्रोब के अंदर आपको क्रायोजेनिक एजेंट भरना पड़ता है। जो क्रायोजेनिक एजेंट, ये एजेंट बेसिकली आपका लिक्विड नाइट्रोजन भी हो सकता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है, N2O, जिसको हम लॉफिंग गैस कहते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर एक्चुअली में -196 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो बेसिकली जनरली जो किया जाता है वो किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के थ्रू। लिक्विड नाइट्रोजन को अवॉइड किया जाता है। सबसे पहली बात तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो पाइल मास के साथ साथ जो इसके आसपास के टिश्यूज़ हैं ये उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पहला रीज़न तो इसको अवॉइड करने का ये है। दूसरा रीज़न इसमें आता है कि जिस समय हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं उसके लिए हमें एक स्पेशल सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। और उस मतलब सर्किट इसलिए ज़रूरत है ताकि नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन का जो फ्लो रेट है वो बना रहे बाकायदे। अगर ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम। तो उस फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए स्पेशल सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। वो सर्किट बनाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करने से।
तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली क्रायोप्रोब को पाइल मास पर लगाया जाता है और 10 सेकेंड के लिए ही सिर्फ लगाया जाता है। उतनी ही देर में वो पूरा फ्रीज आउट होकर के वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, सबसे पहले फ्रीजिंग होती है। जैसे ही वो फ्रीज होता है, पाइल मास तुरंत अपनी पोजीशन से हट जाता है और उस जगह पर एक अल्सर फॉर्म हो जाता है, तो उसको बोला गया अल्सरेशन। अल्सरेशन होने के बाद, अल्सरेशन के कुछ टाइम के बाद वहाँ पर स्लफिंग शुरू हो जाती है। अल्सरेशन जैसे जैसे हील होता है, स्लफिंग शुरू हो जाती है वहाँ पर। स्लफिंग यानी कि टिश्यूज़ का टूट टूट करके निकलना, जो अल्सरेटिव टिश्यूज़ है वो टूट टूट कर निकलती हैं। टूट के निकलने के बाद वहाँ पर फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है, फाइबर्स फॉर्मेशन होता है, और फाइब्रोसिस के बाद लास्ट स्टेज आती है री एपिथेलाइजेशन, मीन्स की एपिथेलियल टिश्यूज़ का रीडेवलपमेंट। जैसे जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ रीडेवलप हो जाती हैं, अपना जो वाउंड बना था, जो घाव बना था, वो हील हो जाता है। तो ये थी हमारी क्रायोजेनिक टेक्निक यानी कि क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट इसमें आता है इंजेक्शन या फिर स्क्लेरोजिंग टेक्निक। अगर हम इंजेक्शन या स्क्लेरोजिंग टेक्निक की बात करें तो बेसिकली ये प्राइमरी या सेकेंडरी पाइल्स में देते हैं। ये जो पाइल्स में ब्लीडिंग एसोसिएटेड होती है उसमें भी हम इंजेक्शन या स्क्लेरोजिंग टेक्निक देते हैं। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, एक स्पेशल इरिटेटिंग सॉल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं अल्ब्राइट सॉल्यूशन। उस अल्ब्राइट सॉल्यूशन को हम इंजेक्शन के अंदर भरते हैं और पाइल्स का जो पेडिकल होता है उस पर इंसर्ट कर देते हैं। अब हम ये जानते हैं कि पेडिकल क्या होता है, तो अगर ये है पाइल मास की बाउंड्री और यहाँ पर है ये पाइल मास, ये पाइल मास है, तो बेसिकली ये जो पार्ट होता है जिससे ये कनेक्टेड होता है ऊपर से, इस पार्ट को बोलते हैं हम पेडिकल। तो हम इंजेक्शन को पाइल मास के पेडिकल में इंसर्ट करते हैं। जो इंजेक्शन हम यूज करते हैं वो होता है सब म्यूकोजल इंजेक्शन। सब म्यूकोजल इंजेक्शन को अनुस्कोप के थ्रू या फिर एनुस्कोप के थ्रू हम पाइल मास के अंदर इंसर्ट करते हैं। बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली रहती है कि हमें एनुस्कोप का ही यूज करना है, क्योंकि अगर ये सब म्यूकोजल इंजेक्शन, उसका यूज अगर हम गलत तरह से करेंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर वो डीप म्यूकोजा में चला जाए तो हमें सीवियर पेन फील होगा, बहुत पेन होगा। अगर वो सुपरफिशियली ही रह जाए, अपने म्यूकस में ना जा पाए, तो बहुत चांसेस होती है कि जो वहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो टीयर ऑफ हो जाए, यानी वो फट जाए, तो वहाँ पर अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगे। अगर आपका स्क्लेरोजिंग एजेंट पोर्टल वेनस सिस्टम में चला गया है, पोर्टल वेनस सिस्टम इसमें चला गया है, तो ये आपका जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वाला पार्ट है, ये पार्ट है, यानी कि इस जगह पर यहाँ पर काफ़ी सीवियर पेन कॉज करता है, जिसकी वजह से कुछ और लीवर से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकते हैं। बेसिकली ये जो टेक्निक है इंजेक्शन या स्क्लेरोजिंग टेक्निक, ये प्राइमरी पाइल्स में सेटिस्फैक्ट्री होती है। सेकेंडरी पाइल्स में ये थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्ट्री होती है, मतलब पेशेंट उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाता इस टेक्निक से। तो ये थी हमारी इंजेक्शन या फिर स्क्लेरोजिंग टेक्निक के बारे में कुछ बेसिक इंट्रो। नाउ आते हैं हम थर्ड टेक्निक पर, दैट इज अवर रबर बैंड लाइगेशन टेक्निक। इसको बोला जाता है बैरन बैंड लाइगेशन भी। बेसिकली ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करी थी डॉक्टर ब्लासडेल ने। ब्लासडेल जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, जबकि इसका प्रमोशन किया था डॉक्टर बैरन ने, तो इसलिए इसको बैरन बैंड टेक्निक भी, बैरन बैंड लाइगेशन भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या करना होता है, इसका प्रिंसिपल होता है कि आपको एक इलास्टिक को पाइल मास के पेडिकल के ऊपर अप्लाई करना है, और जैसे ही वो अप्लाई होगा वहाँ पर इशेमिया शुरू हो जाएगा। इशेमिया यानी उस पर्टिकुलर पाइल मास को जो भी ब्लड सप्लाई थी वो कट जाएगी। अब जैसे जैसे उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी वहाँ पर नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा। तो ये इसका कुछ प्रोसीजर है। रबर बैंड लाइगेशन टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह की, पेशेंट को हम सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद हम प्रोक्टोस्कोप के थ्रू उसके पाइल मास की लोकेशन को लोकेट करेंगे। प्रोक्टोस्कोप से हम उसके पाइल मास की लोकेशन को लोकेट करेंगे कि पाइल मास 3 o'clock है, 7 o'clock है या 11 o'clock है। लोकेट करने के बाद हम इलास्टिक रबर को लाइगेटर पर फिट करेंगे। उस लाइगेटर पर फिट करने के बाद उस लाइगेटर में हम सक्शन पंप को फिट करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ये है हमारा लाइगेटर।
और इस लाइगेटर में हमने इलास्टिक रबर को फिट किया है, देन इसमें हमने सक्शन पंप को भी यहाँ पर फिट कर दिया है। पूरा फिट करने के बाद हम इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को प्रोक्टोस्कोप के थ्रू अंदर पाइल मास के एनल रीजन में इंसर्ट करेंगे। थ्रू प्रोक्टोस्कोप हम इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, टूल को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको ट्रिगर करेंगे, जिससे कि रबर जो मास है, रबर जो है इलास्टिक रबर, ये पाइल मास के पेडिकल पर, यानी कि मैंने पहले भी बताया था ये पार्ट है पेडिकल, तो पाइल मास के पेडिकल पर जाकर के ये सीधे टाइट कर देगा उसको। जैसे ही इस जगह पर टाइट करेगा तो हम इसके प्रोसीजर को समझेंगे। जैसे ही यहाँ पर ये टाइट होगा, टाइट होने के बाद हम इसको यूं का यूं छोड़ देंगे। करीब 7 से 10 दिन बाद, 7 से 10 दिन बाद, अब जैसे रबर बैंड टाइट हो गया है तो इस पाइल मास में धीरे धीरे इशेमिया शुरू हो जाएगा। इशेमिया के बाद यहाँ पर नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा। इस वजह से पाइल मास का जितना भी न्यूट्रिशन है वो मिलना बंद हो जाएगा। इसके न्यूट्रिशन के बंद होने की वजह से पाइल मास जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपने आप से। तो बस यही कुछ ऐसा प्रोसीजर है रबर बैंड लाइगेशन टेक्निक में। इसी में हम अगली टेक्निक पर आते हैं, दैट इज लॉर्ड एनल डायलिटेशन टेक्निक। बेसिकली पीटर एच लॉर्डिन नाम के साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। इस टेक्निक में हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपल है कि हम पेशेंट को सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया पर रखेंगे। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हम उसे मतलब लिथोटॉमी पोजीशन पर रखेंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया पर रखेंगे। इसके बाद हम उसके एनल रीजन में डायलिटेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 फिंगर डायलिटेशन करेंगे। फिंगर्स हमें कुछ इस तरह से इंसर्ट करनी है, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है। फिंगर्स हमें एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड, इन दोनों की इंडेक्स फिंगर से शुरू करना है। कुछ इस तरह से हम इन फिंगर्स को इंसर्ट करेंगे। 2 फिंगर के इंसर्ट होने के बाद हम 2 फिंगर और लेंगे, कुछ इस तरह से इंसर्ट करेंगे। फिर हम 3 फिंगर्स लेंगे और इस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो बेसिकली मेल्स में हम 6 फिंगर तक जाते हैं, और जबकि फीमेल्स में 8 फिंगर्स तक जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिंगर्स इंसर्ट करने के बाद जब पूरा डायलेट हो जाएगा आराम से, तो उसके बाद हम एक कॉटन स्वैब लेंगे और उस कॉटन स्वैब को हम सिलेंड्रिकल रोल करेंगे। सिलेंड्रिकल रोल करने के बाद हम इसको उसी जहाँ पर हमने डायलेट किया है उस जगह पर उसे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट तब तक रखना है जब तक पेशेंट स्पाइनल एनेस्थीसिया में है। जब वो इस एनेस्थीसिया से जब वो रिकवर हो जाएगा तो हम उसको कॉटन स्वैब को निकाल लेंगे बाहर। ये कुछ प्रोसीजर था लॉर्ड एनल डायलिटेशन में। बेसिकली इसको हम 3rd डिग्री पाइल में करते हैं, और इसमें दो ऐसे केस आते हैं जिसमें हमें लॉर्ड एनल डायलिटेशन नहीं करना है। वो है जिन पेशेंट्स का स्फिंक्टर पुअर होता है और ओल्ड पर्सन्स। बेसिकली ओल्ड पर्सन्स में स्फिंक्टर्स पुअर हो जाते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज हेमोरॉइडेक्टॉमी। हेमोरॉइड मतलब पाइल मास और एक्टॉमी मतलब उसको निकाल देना, काट करके निकालना। तो जिस प्रोसीजर में पाइल मास को सर्जिकली काट करके निकालते हैं उसे हम बोलते हैं हेमोरॉइडेक्टॉमी। चलिए, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पाइल मास। बेसिकली इसमें 2 प्रोसीजर आते हैं। ऑपरेशन होना है तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर आएगा एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर आएगा। प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में हमें पता है कि हमें पेशेंट को जिस दिन ऑपरेशन होना है उसके 48 घंटे पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट कर देना है। उसको हम एनीमा दे के रखेंगे, उसको हम परगेटिव एजेंट्स दे करके रखेंगे, ताकि उसका जितना भी मीन्स कि 2 दिन उसको हम परगेटिव एजेंट्स पर रखेंगे, ताकि जो भी उसका एनल रीजन में जो भी गंदगी है वो सब पर्याप्त मात्रा में निकलती रहे। इसके बाद और हमें पेशेंट के जो एनल रीजन है वहाँ पर शेव करना है, बाकायदे वहाँ पर शेविंग रखनी है। देन आता है हमारा ऑपरेटिव प्रोसीजर। ऑपरेटिव प्रोसीजर में जिस दिन ऑपरेशन होना है उस दिन हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे, उसको लिथोटॉमी पोजीशन पर रखेंगे। एनेस्थीसिया के बाद लिथोटॉमी पोजीशन के बाद हम उसमें 2 फिंगर डायलिटेशन करेंगे। इस 2 फिंगर डायलिटेशन करने के बाद हमें पाइल मास थोड़ा बहुत विजिबल हो जाएगा। उस विजिबल पाइल मास को हम आर्टरी फोर्सेप्स से उसको क्लम्प कर देंगे, उसको पकड़ लेंगे फोर्सेप्स से। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पाइल मास का पेडिकल है और इसने आर्टरी फोर्सेप्स से इस पेडिकल को पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद अब हम इस यहाँ पर जिस जगह पर हमने ये प्रोक्टोस्कोप है, तो प्रोक्टोस्कोप के थ्रू हम अंदर गए और पाइल मास को हमने पकड़ लिया। इसके बाद हम वहाँ पर जिस जगह पर, यहाँ पर अब देख सकते हैं क्लियरली, जिस जगह पर पाइल मास था इस जगह से हमने इंसीजर लगाना शुरू किया। तो बेसिकली एनल रीजन में अगर हेमोरॉइडेक्टॉमी कर रहे हैं तो हम उसमें वी शेप का इंसीजन देते हैं।
तो हमने एक वी शेप का इंसिजन दिया, जहाँ पर वी शेप का एक इंसिजन आ जाएगा। ये इंसिजन कुछ इस तरह से आएगा वी शेप में, और यहाँ से जो इसका बेस है, इस इंसिजन का जो मेन बेस है, ये बेस पाइल मास के पेडिकल तक जाएगा। ये बेस पाइल मास के पेडिकल तक जाएगा। पेडिकल पर जाने के बाद हम उसको पेडिकल से काट देते हैं मास को, और उसके बाद उसकी हम रीसुचरिंग कर देते हैं। अभी अगर एक पाइल मास है तो उसके लिए तो बहुत सारे इलाज हैं, पर हेमेरोइडेक्टोमी बेसिकली जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 से 4 पाइल मास होते हैं, हम उसमें करते हैं। तो ये तो एक प्रोसीजर हमने काट दिया। दोबारा हम इसमें फिर से काटेंगे जहाँ सेकेंडरी पाइल मास होगा, जहाँ टर्शियरी पाइल मास होगा। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 3 पाइल मास थे और हमने तीनों को काटा, तो आप यहाँ पर देखें इस डायग्राम में कि एक पाइल मास यहाँ था तो काट दिया गया, एक यहाँ था तो कट किया गया, एक यहाँ था तो कट किया गया। जिस जिस जगह पर कट किया गया उसके बीच में ये जो पोर्शन बचा, यहाँ पर एक ब्रिज फॉर्म हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रिज फॉर्म हो गया, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर स्किन डेवलप हो गई। इस ऑपरेशन की वजह से क्या होता है कि एनल रीजन में उतने ज़्यादा हेमरेज, उतने ज़्यादा अल्सर्स फॉर्म नहीं होते हैं जितने नॉर्मल ऑपरेशंस में हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ पर भी हमने कट किया है उन इंडिविजुअल पोजीशंस पर म्यूकस का ब्रिज फॉर्म हो गया है। उस ब्रिज की वजह से उतने ज़्यादा अल्सर्स नहीं देखने को मिलते हैं। और जब हम इनकी रीसुचरिंग करते हैं तो एनल रीजन में क्लोवर लीफ मॉडल आ जाता है, क्लोवर लीफ की तरह, क्लोवर मतलब लॉन्ग, तो इसकी पत्ती की तरह का आकार आ जाता है एनल रीजन पर। इसके बाद पूरे ऑपरेशन करने के बाद हम पेशेंट में टी बैंडेज लगा देते हैं। टी बैंडेज कुछ इस तरह से होता है, ये टी बन जाता है इस जगह पर। और फाइनली पेशेंट को हम टी बैंडेज के कुछ दिनों बाद हम उसमें मतलब फर्दर उसकी जांच करते हैं कि ब्लड या म्यूकस या पस तो नहीं आ रहा है बाहर, और उसके बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स ऑफ हेमोरॉइड्स और पाइल्स। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।